everyone. So we are doing microeconomics from NCERT and आज हम supply portion करने वाले हैं which is part of unit 4. Okay, so last class में हमने देखा था कि basically हमने कुछ curves देखे थे और अगर आपको याद है तो मैंने आपको बताया था लॉन्ग रन में शॉर्ट रन में कि प्रॉफिट कब होगा लॉस कब होगा जब आपका प्राइस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से कम होगा तो लॉसेस होंगे कैसे होंगे मैंने सब डायग्राम बना के बताया. So I'll link that class somewhere here and even towards the end of the video so you can watch that video and then come back to this one because otherwise आपको नहीं समझ आएगा इसमें क्या चल रहा है because ये normal supply chapter नहीं है. Okay, I am doing this portion because we are we are bound to do NCERT. NCERT is a must for us, so which is why we have to do it. But supply curve इससे थोड़ा सा technical है. आज हम सप्लाई कर्व डिराइव भी करेंगे इन अ वे. इट्स नॉट डेरिवेशन पर से. विल जस्ट अंडरस्टैंड कि सप्लाई कर्व की शेप जो होती है और जैसा वो होता है वो क्यों होता है. ठीक है, सो लेट्स जस्ट स्टार्ट रीडिंग. अ फर्म सप्लाई इज द क्वांटिटी दैट इट चूजेस टू सेल. सो राइट नाउ यू आर अ प्रोड्यूसर. ओके, यू आर अ फर्म and you are selling a good. It's completely opposite of what we studied in demand. Okay, these are certain things that I want to mention. Now let's continue. ठीक है, सो फर्म का सप्लाई मेनली है जो चूज करता है टू सेल एट अ गिवन प्राइस गिवन टेक्नोलॉजी. सो आपको कुछ चीजें गिवन है, हाईलाइट करते जाओ क्या गिवन है. प्राइस गिवन है यानी प्राइस चेंज नहीं हो रहा है, प्राइस फिक्स है. ठीक है, हमने देखा था परफेक्ट कंपटीशन में भी कि प्राइस चेंज नहीं होता. लास्ट वीडियो में देख लेना, एनसीईआरटी की वीडियो में. ठीक है, गिवन टेक्नोलॉजी भी फिक्स है एंड गिवन द प्राइसेस ऑफ द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन यानी जो कीमत ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को देते हो, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप, इनका जो प्राइसेस है वो भी फिक्स है. A table describing the quantity sold by a firm at various prices, the technology and prices of factor is unchanged, is called supply schedule. तो जब ये सारे फैक्टर्स कांस्टेंट हैं और फिर भी हम कितना सप्लाई कर रहे हैं, जब हमें वो पता लगता है तो उसको हम कहते हैं सप्लाई शेड्यूल. जैसे डिमांड शेड्यूल देखा था, शेड्यूल क्या होता है, एक टेबल होती है. ठीक है, पर जब हम इस टेबल को ग्राफ में रिप्रेजेंट करते हैं तो हम उसे कर्व कह देते हैं. जैसे डिमांड कर्व था वैसे ऑपोजिट कंप्लीटली सप्लाई कर्व है. अब the supply curve of a firm shows level of output plotted on x-axis that the firm chooses to produce corresponding to different value of market price. ठीक है, तो एक आप H&M के प्रोड्यूसर हो, आप टी शर्ट बेच रहे हो. ठीक है, तो आप कितनी टी शर्ट बेचोगे डिपेंड करता है आपको कितनी कीमत मिल रही है. सपोजली आप बहुत मेहनत कर रहे हो, कॉस्ट ऑफ इनपुट बहुत जा रही है, बहुत मेहनत हो रही है, बट आपको टी शर्ट प्रोड्यूस करने का मार्केट प्राइस पर टी शर्ट सिर्फ 300 रुपए मिल रहा है, तो शायद आपके पास उतना इंसेंटिव ना हो और ज्यादा प्रोड्यूस करने का. बट एट द सेम टाइम क्या हुआ कि टी शर्ट का प्राइस मार्केट में इंक्रीज हो गया, आपका ब्रांड वैल्यू बन गया है एंड अब आपकी एक टी शर्ट 1000 से कम नहीं बिकती है. जब भी हमें उस चीज की कीमत मिलने लगती है एज अ प्रोड्यूसर, हमें मन करता है हम और बनाए वो ताकि वो और ज्यादा बिके. राइट, जब अब इसमें मैं एग्जाम्पल देती हूँ, स्टार्टअप्स का देती हूँ. सो कोई भी स्टार्टअप एडटेक कंपनी है सपोजिटली एंड उस एडटेक कंपनी ने क्या किया कि वो ग्रो करने लगी. वो जैसे ही ग्रो करने लगी उसे दिखने लगा उसके कोर्सेज बिकने लगे हैं, तो वो और टीचर्स हायर करेंगे, सब करेंगे, बट वो प्राइसेस बढ़ा देंगे और जब उन्हें दिखेगा कि ज्यादा प्राइस पे भी उनके कोर्स बिक रहे हैं तो वो और ज्यादा कोर्सेज बनाएंगे. हो सकता है अभी वो सिर्फ इको पढ़ा रहे थे 11th-12th के लिए, अब वो सीए फाउंडेशन के लिए भी पढ़ाएंगे, अब वो सीयूईटी के लिए भी पढ़ाएंगे, अब वो यूजीसी के लिए भी पढ़ाएंगे, अब वो यूपीएससी के लिए भी पढ़ाएंगे, बिकॉज नाउ दे नो उनका ब्रांड वैल्यू बन गया है. सो दैट्स द सिंपल एग्जाम्पल. But right now let's constrain ourselves to NCERT and let's keep this discussion for our live sessions. ठीक है, so let's distinguish between short run supply and long run supply. अभी ना कर्व में, सप्लाई कर्व में नहीं करेंगे, एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग करेंगे कि शॉर्ट रन सप्लाई कर्व समझेंगे कि क्यों होता है. ठीक है, हमें नहीं समझना, हमें बस कर्व देखना है, ग्राफ देखना है, एक सिंपल अंडरस्टैंडिंग से दोनों ग्राफ देखना है, हम समझ जाएंगे कि पॉइंट क्या बोलना चाह रहा है. ओके, सो क्या हो रहा है यहाँ पे, लेट अस अंडरस्टैंड. एक फिगर देखो, अभी यहाँ पे ये वाला डायग्राम आप देखो ध्यान से. ये वाले डायग्राम पे आपको क्या पता लगा है, पहले रीड कर लेते हैं. वी शैल स्प्लिट द डेरिवेशन इन 2 पार्ट्स. तो ये स्प्लिट कर रहे हैं, डेरिवेशन नहीं है, एक तरह से इंटरप्रेट कर रहे हैं कि सप्लाई कर्व जैसा है वैसा क्यों है. ठीक है, तो हम सबसे पहले डिटरमिन करेंगे फर्म का प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग आउटपुट लेवल. हमने लास्ट क्लास में भी देखा था कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग आउटपुट लेवल होता है जब मार्केट प्राइस ग्रेटर होता है और इक्वल होता है मिनिमम एवीसी से. ठीक है, एंड उसके बाद हमें देखना है कि कब लेस होता है. तो हम 2 केसेस बना रहे हैं. पहला केस समझ लेते हैं. पहले केस में क्या बोल रहा है, पहले केस में बोल रहा है कि प्राइस जो है वो ग्रेटर है या इक्वल है एवीसी से. तो अभी ये डायग्राम ही बस ध्यान से देखना, मैं इस पे कुछ हाईलाइट और कुछ कुछ ड्रॉ करूंगी. सो आपका एवीसी क्या है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, ये रहा यहाँ पे. ठीक है, मार्जिनल कॉस्ट आपको पता है इसे लोएस्ट पे कट कर रहा है और ये एसी है.
अब मेरे को मेरा आउटपुट, फर्म का जो आउटपुट होता है, जो आपका मैक्सिमम प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन आउटपुट होता है, वो क्या होता है जब P इज इक्वल टू MC है, और कंडीशन 2 जब MC राइजिंग है। ठीक है, सो P, ये रहा मेरा, नहीं P1, ठीक है P1 यहाँ देख लेते हैं। मेरा P1 जो है वो क्या हो रहा है, ये सॉरी P2, या P1 है मेरा ये, दैट इज इक्वल टू MC। कहाँ पे MC के इक्वल कहाँ पर है ये, अच्छा SMC यहाँ है, एंड देन SMC इज राइजिंग। कोई आई थिंक कुछ और बोल रहा है डायग्राम, हम P1 पे देख रहे हैं क्या, कहीं तो कुछ तो गड़बड़ है। Why are we producing Q1? चलो let's read what is it saying. ठीक है, suppose the market price is P1 which exceeds the minimum ABC. We start out by equating P1 with short-run marginal cost. Short-run marginal cost मेरी ये रही, हाँ ठीक है, P एरा और शॉर्ट-रन मार्जिनल कॉस्ट तेरी, तो यहाँ पे मेरा आउटपुट ये बनेगा। तो हमने पिछली क्लास में देखा था कि हमारा जो टोटल वो है PR है, वो कितना होगा P इंटू Q। सो ये मेरा येलो पोर्शन जो है ये मेरा टोटल रेवेन्यू है। ठीक है, एट द सेम टाइम मेरी टोटल कॉस्ट कितनी है, मेरी कॉस्ट कितनी होगी जब मैं AC देखूंगी कि AC पे वो आउटपुट कितना है, या ABC अगर यहाँ पे देखूं मैं, अब यहाँ पे वो क्या कह रहे हैं, नोट दैट ABC एट Q1 डज नॉट एक्सीड द मार्केट प्राइस। ठीक है, इसका मतलब 3 कंडीशन हाईलाइट हो गई हैं, 3 कंडीशन हमारी मीट कर रही है कि AC से तो ज्यादा ही है प्राइस, एटलीस्ट वेरिएबल कॉस्ट तो कवर हो रही है ना कहीं। तो अगर मैं देखूं यहाँ पे इतना पोर्शन तो कवर हो रहा है वेरिएबल कॉस्ट का भी, तो इतना पार्ट फिर भी वेरिएबल कॉस्ट यानी रोजमर्रा के खर्चे दे पा रहे हो, फिक्स खर्चे कभी कभी बंदा देख लेता है, पर वेरिएबल खर्चा दे पा रहे हो अभी के लिए एज अ प्रोड्यूसर। ठीक है, सो आपको ये पता है कि मार्केट प्राइस जो है जब P1 है तो फर्म का आउटपुट लेवल शॉर्ट रन में Q1 है। ठीक है, जब मार्केट प्राइस P1 है तो आउटपुट लेवल Q1 है। ठीक है, ये मुझे पता चल गया। अब केस 2 है, जब प्राइस है वो आपका यहाँ पर है, प्राइस क्या आपका, प्राइस आपका आ गया अभी नीचे वाला P2। ये क्या है, ये लेस देन है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से। आपकी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट यहाँ है, प्राइस आपका यहाँ है, प्राइस कहीं से भी MC को टच नहीं कर रहा। तो बेसिकली इस प्राइस पे कोई आउटपुट प्रोड्यूस नहीं करेगा प्रोड्यूसर, क्योंकि प्रोड्यूसर पागल नहीं है जो लॉसेस लेगा। ठीक है, एक सिंपल लैंग्वेज में इसका मतलब ये है, बट लेट्स रीड कि केस 2 में क्या लिखा है। सपोज द मार्केट प्राइस इज P2 which is less than minimum ABC. P2 is less than minimum ABC. Minimum ABC कितना है, minimum ABC जहां MC कट करता है ABC को, minimum ABC ये वाला पॉइंट है A से लेस है आपका P यहाँ पर है, तो P बहुत ज्यादा नीचे है, प्राइस बहुत कम है, तो रेवेन्यू कितना ही होगा Q पे, मतलब MC भी इक्वल नहीं है यहाँ पे। ठीक है, इक्विलिब्रियम कंडीशन भी मीट नहीं हो रही। तो अभी यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे वो बोल रहा है कि यहाँ पे if profit maximizing firm produces a positive output in short run, then the market price P2 must be greater than. So basically अगर P2 लेस होगा मिनिमम ABC से तो फर्म प्रोड्यूस नहीं करेगी। ठीक है, फर्म को ABC से ज्यादा ही, मिनिमम ABC से थोड़ा प्राइस ज्यादा रखना पड़ेगा ताकि उसके लिए वेरिएबल कॉस्ट, ताकि रोजमर्रा के उसके खर्चे कवर हो पाए। ठीक है, सो द मार्केट, so if the market price is P2, the firm produces zero output. Firm decides not to produce. इसका मतलब है, मुझे जो यहाँ से एक चीज समझ आई है कि मिनिमम ABC अगर यहाँ है वेरिएबल कॉस्ट, तो प्राइस मुझे मिनिमम अपने प्रोडक्ट का इतना रखना ही पड़ेगा, अपनी टी शर्ट का प्रोडक्ट मिनिमम ABC के इक्वल रखना पड़ेगा, क्योंकि इससे नीचे कोई भी प्राइस होगा तो फर्म प्रोड्यूस नहीं करेगी, नो आउटपुट। तो यानी जो आउटपुट है अगर प्रोड्यूस करना है तो हमें जो प्राइस है वो मिनिमम ABC के इक्वल या इससे ज्यादा कोई भी हो सकता है। तो इसका मतलब मुझे डायग्राम से ये समझ आया कि अगर P मिनिमम से नीचे है तो इसके नीचे तो प्रोडक्शन ही नहीं हो रही है, इसके नीचे तो कोई आउटपुट ही प्रोड्यूस नहीं हो रहा है। इसका मतलब है मिनिमम यहाँ से प्रोडक्शन चालू होगी, और फिर प्रोडक्शन कितनी होगी आपके MC पे, आपका जितना MC होता जाएगा P, अगर P1 ये है, P2 ये है, P3 ये है, तो जितना प्राइस बढ़ाओगे MC पे उतनी आपकी प्रोडक्शन बढ़ती जाएगी। आउटपुट अगर P1 है तो इतना होगा, P2 है तो इतना होगा, क्यों, क्योंकि P इज इक्वल टू MC होना चाहिए, तो आउटपुट आपका बढ़ेगा प्राइस के साथ। सो बेसिकली मुझे पता चला कि मेरा सप्लाई कर्व कोई नहीं बल्कि अपवर्ड स्लोपिंग शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट होता है, जो किसके ऊपर होता है, मिनिमम ABC के इक्वल। कि अगर यहाँ पे प्राइस है, प्राइस 1 है,
तो एबीसी के इक्वल यहाँ तक है, तो यानी इससे ये आउटपुट बनेगा या इससे ऊपर बनेगा और सप्लाई कर्व स्ट्रेट लाइन पॉजिटिव स्लोपिंग होगा, लेकिन इससे पहले कोई आउटपुट प्रोड्यूस नहीं होगा, आउटपुट जीरो होगा, फर्म्स आउटपुट प्रोड्यूस नहीं करेंगी। ठीक है, आर वी क्लियर ऑन दैट? सो हमारा सप्लाई कर्व अपवर्ड स्लोपिंग जो आपको हर बुक में दिखता है, टीआर जैन हो, वीके ओरियो, कोई भी आपकी रैंडम बुक हो, संदीप गर्ग हो, आपको हर जगह सप्लाई कर्व अपवर्ड स्लोपिंग दिखता है। वो बेसिकली शॉर्ट टर्म मार्जिनल कॉस्ट का ऊपर का हिस्सा होता है, किसके ऊपर का? मिनिमम एवीसी के ऊपर का हिस्सा, क्योंकि अगर मिनिमम एवीसी के नीचे का हिस्सा होगा फर्म प्रोड्यूस नहीं करेगी, आउटपुट जीरो होगा। तो ये चीज ही एनसीईआरटी बोल रही है, इसी को एनसीईआरटी डेरिवेशन बोल रही है दो पार्ट में। आपको पहले पार्ट में वो ये बताना चाह रही थी कि अगर ये बेस प्राइस ले लिया मैंने, ये बेस प्राइस ले लिया, तो अगर मैं प्राइस इससे ऊपर कुछ भी रखूंगी तो मैं प्रोड्यूस करूंगी, ठीक है, और जितना ज्यादा प्राइस होता जाएगा उतनी ज्यादा प्रोडक्शन होती जाएगी। लेकिन अगर मैं इससे नीचे कहीं प्राइस रखूंगी तो मैं नहीं प्रोड्यूस करूंगी, तो आउटपुट जीरो होगा। वो केस 1 था ये वाला कि प्राइस अबव मिनिमम एवीसी, केस 2 था प्राइस बिलो मिनिमम एवीसी, ये दिखाने के लिए कि अगर मिनिमम एवीसी के नीचे प्राइस होगा तो देयर वुड बी नो प्रोडक्शन, विच इज व्हाई दे आर सेइंग कि शॉर्ट टर्म मार्जिनल कॉस्ट जो है, जब वो अपवर्ड स्लोपिंग है, स्ट्रेट लाइन है मिनिमम एबीसी से ऊपर, तो उसी को हम सप्लाई कर्व भी कहते हैं। काफी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन है, बट क्योंकि एनसीईआरटी में है तो हमारे लिए समझनी इंपॉर्टेंट है। Okay, so that's what they are saying. Combining case 1 and 2, we reach an important conclusion. A firm's short-run supply curve is rising part of SMC, which is very, very important. Please understand a short firm's. Okay, I'll do the yellow highlighting because I'm not liking the pink one. It's too stuck on your face. Okay, a firm's short-run supply curve is rising part of SMC curve from and above minimum AVC together with zero output for all prices strictly less than minimum AVC. तो यही चीज बता रही है बोल्ड लाइन, यहाँ पे तुम देख रहे होगे एक थोड़ी सी डार्कर लाइन बनी हुई है, ये वाली, ये चीज बता रही है कि ये सप्लाई कर्व है। गॉट इट? डेरिवेशन अंडरस्टूड? दैट्स द सप्लाई कर्व। ओके, लॉन्ग रन में भी देख लो यार, लॉन्ग रन में हमें पता है कि सी वेरिएबल जैसा कुछ नहीं होता लॉन्ग रन में, देयर इज नथिंग कॉल्ड वेरिएबल, राइट? दैट्स व्हाट वी नो कि लॉन्ग रन में कुछ भी वेरिएबल नहीं होता। तो अब वो कह रहा है कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि आपका लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट है और एवरेज कॉस्ट है, ठीक है। अब आपका प्राइस यहाँ पर है, प्राइस जब मार्जिनल कॉस्ट के इक्वल है तो आउटपुट आपका इतना प्रोड्यूस हो रहा है, तो यहाँ पर आपका कितना प्रोडक्शन होना चाहिए, बेसिकली वो ये आपको बताएगा कि अभी आप जब यहाँ पर आ रहे हो, पहले डिटरमिन करते हैं फर्म का प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग आउटपुट लेवल, जो कि होता है जब मार्केट प्राइस ग्रेटर होता है और इक्वल होता है मिनिमम एसी से, यानी मिनिमम एसी ये है, इससे मिनिमम एसी है जहां पे कट कर रहा है, तो इससे ऊपर होना चाहिए आपका प्राइस कुछ भी, ठीक है। एवरेज कॉस्ट कवर होनी चाहिए क्योंकि वेरिएबल जैसा यहाँ पे कुछ नहीं होता। तो केस 1 वही दिखाया कि प्राइस ग्रेटर होगा या इक्वल होगा मिनिमम एसी के, तो आप ज्यादा प्रोड्यूस करोगे, प्राइस लेस होगा तो आपके पास लॉसेस होंगे, ठीक है। यानी आपका जो आउटपुट है लॉन्ग रन में, लेट्स रीड, okay, let's read. So what is happening? Price greater than or equal to minimum LRAC. Suppose market price अगर ज्यादा है, exceed कर रहा है, so जब हम equate करेंगे P को long run marginal cost से, तो राइजिंग पार्ट जो है LRMC का वो आ जाएगा हमारा Q1 के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये पार्ट है बेसिकली P इज इक्वल टू MC हो गया, तो ये वाला पार्ट पे आप प्रोड्यूस कर रहे हो और यहाँ पे आप प्रॉफिट कमा रहे हो, ओके। ये पता चल गया हमें। अब प्राइस अगर लेस है, प्राइस लेस पे क्या होगा, प्राइस लेस पे ये होगा कि अब क्या होगा यहाँ पे कि द मार्केट प्राइस मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू LRAC। तो यहाँ पे मिनिमम AC जो है इसके ऊपर होना चाहिए, क्योंकि अगर इससे नीचे होगा कहीं भी तो लॉसेस होंगे, फर्म कोई भी लॉस में नहीं रहना चाहती है, एटलीस्ट AC तो कवर होना ही चाहिए। तो इसके ऊपर वाला कर्व जो होता है वो सप्लाई कर्व बन जाता है लॉन्ग रन में। तो क्या बोला कि प्राइस ग्रेटर देन और इक्वल टू मिनिमम ऑफ एवीसी, वो कहता है सप्लाई कर्व होता है शॉर्ट रन में, और प्राइस ग्रेटर देन और इक्वल टू एसी LRAC, LR लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व, वो होता है आपका सप्लाई कर्व लॉन्ग रन में, ठीक है। ये चीज वो बता रहा है यहाँ पे, सेम वे में डिराइव कर रहा है, बट हमें इस पे ध्यान देने की नीड नहीं है, इसमें शॉर्ट रन ही आएगा, इसमें इतना डिटेल नहीं आएगा।
मैटर जो करता है वो करता है शट डाउन पॉइंट पे क्वेश्चन आएगा, ब्रेक इवन पॉइंट पे क्वेश्चन आएगा, नॉर्मल प्रॉफिट पे भी क्वेश्चन आएगा। ठीक है, सो प्रीवियसली व्हाइल डिराइविंग द सप्लाई कर्व वी हैव डिस्कस्ड दैट शॉर्ट रन में फर्म कंटिन्यू करती है प्रोड्यूस करना जब तक प्राइस ग्रेटर देन और इक्वल टू होता है मिनिमम एबीसी। ये तो हमने देखा, प्राइस ग्रेटर देन और इक्वल टू मिनिमम एबीसी होगा तो ही फर्म प्रोड्यूस करेगी, उससे नीचे फर्म प्रोड्यूस नहीं करेगी। तो देयरफॉर along the supply curve as we move down, the last price output combination at which the firm produces positive output is the point of minimum। हाँ ये ठीक है, ये तो हमें पता है, ये तो हमने ऊपर लिखा है, सेम चीज बोल रहा है। ठीक है, तो इसी वजह से एसएमसी कर्व कट्स एबीसी कर्व। तो अभी क्या हो रहा है कि बिलो दिस, यानी इसके नीचे कोई प्रोडक्शन नहीं हो रही, तो इसके नीचे अगर कोई प्रोडक्शन नहीं हो रही तो यानी ये वाला जो पॉइंट है, इस पॉइंट के नीचे अगर प्रोडक्शन होगी तो उसे शटडाउन पॉइंट कहेंगे। तो शटडाउन पॉइंट होता है मिनिमम ऑफ एलआरएसी। लॉन्ग रन में शटडाउन होता है, और शटडाउन लॉन्ग रन में ही होता है, क्योंकि आप शॉर्ट रन में तो कोशिश करते हो कि कोई बात नहीं कॉस्ट कवर कर लेंगे, पर लॉन्ग रन में अगर आप लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट का मिनिमम भी नहीं कवर कर पा रहे और प्राइस इससे नीचे रखना पड़ रहा है, तो आप कहोगे काम बंद करते हैं, शट डाउन करते हैं। दैट इज शट डाउन पॉइंट। ओके, what is normal profit and break even point? So minimum level of profit जो चाहिए होता है to keep the firm in the existing business, उसको कहते हैं normal profit। तो a firm that does not make normal profit is not going to continue in the business। Normal profits are therefore a part of firm's total cost। Normal profit firm की total cost का part भी होते हैं। It may be useful to think of them as an opportunity cost। तो normal profit को फर्म के लिए हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी कहते हैं। इस पे इस साल क्वेश्चन आएगा ही आएगा सीयूईटी में, प्लीज लिख लो, ये क्लिप काट के रख लेना, इससे क्वेश्चन आएगा। ओके, so profit that firm earns over and above normal profit is called supernormal profit। यानी normal profit तो आपको firm को functioning के लिए चाहिए ही, पर उससे ऊपर अगर आप कुछ भी earn कर रहे हो तो that would be called as supernormal profit। ठीक है, in long run a firm does not produce if it earns anything less than normal profit। firm normal profit नहीं earn करेगी long run में, वो नहीं produce करेगी। short run में however it may produce even if the profit is less than this level। the point now highlight this, the point on supply curve at which the firm earns only normal profit is called break even point of the firm। वो point होता है minimum average cost at which supply curve cuts LRAC। in short run SAC is therefore a break even point। okay, what are they saying कि short run average cost जो होती है minimum, यानी पहले था ब्रेक शटडाउन कहाँ पे होगा, प्रोड्यूस किसके ऊपर करेगी कि मिनिमम एवीसी से ऊपर होना चाहिए, वेरिएबल कॉस्ट कवर करनी चाहिए। पर यहाँ पे कह रहा है ब्रेक इवन कब करती है कि यार एवरेज कॉस्ट तो कवर कर मिनिमम, यानी एवरेज फिक्स कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट दोनों कवर करे, वो ब्रेक इवन पॉइंट होता है। इसको हाईलाइट कर लो, इस पे क्वेश्चन आएगा। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट देख लो, इन इकोनॉमिक्स वन ऑफ द एनकाउंटर्स द कॉन्सेप्ट ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो बेसिकली अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है, yeah one most often encounter, because opportunity cost हमने पहले भी देखी थी, अब भी देख लेते हैं। ये सब एक्टिविटी होती है बेसिकली गेन फॉरगोन फ्रॉम द सेकंड बेस्ट एक्टिविटी। यानी अगर मैं ये ना कर रही होती और जो मैं नेक्स्ट सेकंड बेस्ट एक्टिविटी कर रही होती तो वो अभी ये करने की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। Suppose you have 1,000 rupees which you decide to invest in your family business. What is the opportunity cost of your action? Maybe that 1,000 rupees I would have been eating pizza. So for me, the opportunity cost of investing 1,000 rupees into the business is eating pizza. So okay. So if you do not invest this money, you can either keep it in the house safe, which you will give to your zero return। गाइस इस पे एज इट इज क्वेश्चन बनेगा, एज इट इज, कोई एग्जाम्पल भी नहीं चेंज होगा, इस पे एज इट इज क्वेश्चन बनेगा, लिख के ले लो। आपका वन क्वेश्चन इससे डायरेक्टली बनेगा, डायरेक्टली बनाएगा ये कि आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इस वक्त फैमिली बिजनेस में इन्वेस्ट करने की क्या है। ठीक है, और क्या चीज है टोटल, ये पूरा केस स्टडी लेगा। केस स्टडी में क्या बोल रहा है कि अगर आप इस वक्त फैमिली बिजनेस में इन्वेस्ट करोगे या तो ठीक है, अगर वो नहीं कर रहे होते तो आप या तो हाउस सेफ में रखोगे जहां पे आपको इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, ठीक है, विच विल गिव यू जीरो रिटर्न, और यू डिपॉजिट इन बैंक वन और बैंक टू, इन विच केस यू गेट एन इंटरेस्ट। बैंक वन में आपको मिलेगा इंटरेस्ट रेट 10% और बैंक टू में मिलेगा 5%। तो अगर मैं फैमिली बिजनेस में इन्वेस्ट नहीं करती तो मेरे लिए सबसे बेनिफिशियल क्या होता, सबसे बेनिफिशियल होता 10% इंटरेस्ट रेट, तो मैं बैंक वन में डालती। ठीक है, सो द मैक्सिमम बेनिफिट यू मे गेट फ्रॉम द अदर अल्टरनेटिव एक्टिविटीज इज इंटरेस्ट फ्रॉम बैंक वन, बट दिस अपॉर्चुनिटी विल नो लॉन्गर बी
there once you invest money in your family business, इसीलिए opportunity cost of investing the money in your family business is therefore the amount foregone next best alternative. तो उन्होंने कहा कि अगर तुम केस में क्या बोला है कि अगर तुम फैमिली बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहे हो, ठीक है, तो नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव क्या है? तुम क्या क्या कर सकते थे? घर पे रख सकते थे, सेफ में कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता, बैंक टू में डालते 5% मिलता, बैंक वन में डालते 10% मिलता। बेस्ट ऑल्टरनेटिव कौन सा है? नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव इज बैंक वन 10%। तो अभी फैमिली बिजनेस में इन्वेस्ट करने का नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव था, यानी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट थी investing in bank one and getting 10% of interest rate। सेम क्वेश्चन रेप्लिकेट होगा इस साल। ये क्वेश्चन है सीयूईटी में, लिख लो, क्लिप बना लो, क्लिप काट के मैं दिखा दूंगी जब आएगा क्वेश्चन, पर ये क्वेश्चन आएगा। ओके, आई बेट आएगा। सो दैट्स वन थिंग। नाउ लेट्स कम टू डिटर्मिनेंट्स ऑन। अब सप्लाई कर्व देख लिया हमने। सप्लाई कर्व शॉर्ट रन में क्या होता है? शॉर्ट रन में होता है आपका शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट एसएमसी अबव P इज इक्वल टू मिनिमम एवीसी। मिनिमम एवीसी पे जहां पे कट करता है वेरिएबल कॉस्ट, उससे ऊपर का जो मार्जिनल कॉस्ट होता है वो सप्लाई कर्व होता है। लॉन्ग रन में सप्लाई कर्व क्या होता है? लॉन्ग रन में आपका लॉन्ग रन सप्लाई कर्व होता है बेसिकली आपका जो लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट है अबव P इज ग्रेटर देन मिनिमम लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट, क्योंकि लॉन्ग रन में वेरिएबल कॉस्ट नहीं होती। ठीक है, ये तो हमने ऊपर देख लिया। अब डिटर्मिनेंट्स देख लेते हैं कि क्या क्या फैक्टर्स होते हैं जो इसको अफेक्ट करते हैं। सबसे पहले टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस। सो सपोज एक फर्म यूज कर रही है टू फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, से कैपिटल एंड लेबर। सो अब वो एक सर्टेन गुड प्रोड्यूस करने के लिए सब्सिक्वेंट टू एन ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशनल इनोवेशन हो रही है, फर्म कर रही है, तो सेम लेवल ऑफ कैपिटल एंड लेबर नाउ प्रोड्यूस मोर यूनिट ऑफ आउटपुट टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन की वजह से। पुट डिफरेंटली, अब क्या हो रहा है? वो बोल रहे हैं कि टू प्रोड्यूस अ गिवन लेवल, ओके, I thought I used the highlighter, but it's okay. So what they're saying is to produce a given level of output, organizational innovation की वजह से same inputs या कम input ज्यादा output produce कर रहे हैं। तो अभी क्या होगा तुम्हारा? बेसिकली इसकी वजह से तुम्हारा जो शिफ्ट है वो आगे राइट साइड हो जाएगा सप्लाई कर्व में। सप्लाई कर्व को अफेक्ट करेगा टेक्नोलॉजी, क्योंकि सेम लेवल, अभी पहले मेरा सप्लाई कर्व क्या था? मेरा सप्लाई कर्व ये था, ये आउटपुट था, ठीक है, ये प्राइस था, मेरा सप्लाई कर्व ऐसा दिख रहा था। अभी क्या होगा? सेम कॉम्बिनेशन इनपुट के हो गए, सेम प्राइस कॉम्बिनेशन, आई मीन मैं ज्यादा प्राइस पे ज्यादा सप्लाई करूंगी, प्राइस लेकिन अभी भी सेम रहेगा, पर अब मैं ज्यादा सप्लाई कर पा रही होंगी क्योंकि इनपुट कॉस्ट जो है मेरी, इनपुट कॉस्ट कम हो गई होगी या टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन हो गई होगी, तो राइटवर्ड शिफ्ट आएगा। दैट्स व्हाट दे आर सेइंग। ठीक है, कि अब वो टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस शिफ्ट कर देगी सप्लाई कर्व को टू द राइट। ये एक डिटर्मिनेंट है। इनपुट प्राइसेस, अगर इनपुट सस्ते हो जाएं तुम्हारे, तो भी सेम लेवल ऑफ इनपुट ज्यादा आउटपुट प्रोड्यूस कर पाएंगे, तुम्हारी कीमत कम लगेगी, तुम्हारी सप्लाई ज्यादा हो जाएगी। यानी पहले अगर तुम लेबर को 100 रुपए दे रहे थे और तुम लैंड पे जो इन्वेस्टमेंट थी तुम्हारी, या जो कैपिटल पे तुमने इन्वेस्ट किया था, जो कैपिटल लगाया था तुमने 1000 का लगाया था, अब तुम्हारी ये दोनों चीजें सस्ती हो गई, तो सेम आउटपुट सस्ते में प्रोड्यूस हो रहा है। तो अगर इतने ही पैसे देने हो तो इतने पैसे में ज्यादा सप्लाई हो पाएगी। ठीक है, सो चेंज इन इनपुट प्राइसेस अफेक्ट फर्म सप्लाई कर्व। इफ द प्राइस ऑफ एन इनपुट से वेज रेट, अगर लेबर का इंक्रीज हो गया है या कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज हो गई है, तो तुम्हारी सप्लाई कम हो जाएगी। ठीक है, तुम्हारी कॉस्ट बढ़ जाएंगी फर्म की। ठीक है, सो फर्म्स एवरेज कॉस्ट एट एनी लेवल इज यूजुअली अकम्पनीड बाय एन इंक्रीज इन फर्म्स मार्जिनल कॉस्ट। ये दोनों इंक्रीज हो जाएंगी। दिस मींस दैट फर्म सप्लाई कर्व विल शिफ्ट टू द लेफ्ट। फर्म का सप्लाई कर्व जो है, अगर पहले ऐसा था, अब लेफ्ट की तरफ हो जाएगा। सेम प्राइस पे अब तुम कम सप्लाई कर पाओगे क्योंकि तुम्हें इनपुट कॉस्ट ज्यादा देनी पड़ रही है। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा इस चैप्टर से सीयूईटी में, वो ये बनेगा इस साल, इम्पैक्ट ऑफ यूनिट टैक्स ऑन सप्लाई। इस बॉक्स से डायरेक्ट या तो इस साल आएगी केस स्टडी, ये भी लिख लो, इस साल आएगी केस स्टडी जिससे 5 क्वेश्चन रिलेटेड होंगे, या फिर एक इंडिविजुअल डिफिकल्ट क्वेश्चन आएगा टैक्स का इम्पैक्ट पूछता हुआ, या एक ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन आएगा जिससे 2 क्वेश्चन अटैच होंगे। सो आई एम telling you beforehand, this is very important class, this is very important lecture, this is very important topic. Okay, so what is happening? A unit tax is the tax that government imposes per unit of sale of output. यानी जितना सेल होगा per unit उस पे टैक्स लगेगा per unit. ठीक है, so for example, suppose that a unit tax imposed by government is ₹2,
देन अभी फर्म अगर प्रोड्यूस करेगी 10 यूनिट तो उसको 20 रुपए देना पड़ेगा पर यूनिट, जितनी यूनिट सेल करेगी उस पर 2-2 रुपए टैक्स देना पड़ेगा। तो अगर 10 यूनिट प्रोड्यूस कर रही है किसी चीज की तो उसको 20 रुपए टैक्स तो देना ही है। ठीक है, अब ये भी उन्होंने बताया है, और ये एज इट इज वो फिल इन द ब्लैंक या स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में तुमसे एज इट इज पूछेंगे, ये सेम चीज पूछेंगे उठा के। ठीक है, अभी क्या होगा, हाउ डज द लॉन्ग रन सप्लाई कर्व ऑफ अ फर्म चेंज इफ यूनिट टैक्स इज इम्पोज। तो यूनिट टैक्स अगर इम्पोज हो रहा है तो आपका फर्म का सप्लाई कर्व कैसे चेंज हो रहा है। सो बेसिकली पर यूनिट टैक्स लगने से क्या हो रहा है कि नाउ सपोज द गवर्नमेंट पुट्स इन यूनिट टैक्स पर रुपीज टी। ठीक है, तो पर आउटपुट जितना प्रोड्यूस हो रहा है, पर क्यू जितना इंक्रीज कर रहे हो सेल, उस पर टी प्रोपोर्शन टैक्स देना पड़ रहा है। सो फर्म में पे एक्स्ट्रा टी, यानी उसकी कॉस्ट जो है वो बढ़ गई है। और कॉस्ट बढ़ने से क्या होता है, कॉस्ट बढ़ने से सप्लाई कर्व लेफ्ट को शिफ्ट हो जाता है। अब वो यहाँ पे क्या बोल रहा है, यहाँ पे बोल रहा है बेसिकली, इसको लॉन्ग रन एवरेज और मार्जिनल छोड़ दो, वो कह रहा है कि रिकॉल दैट लॉन्ग रन सप्लाई कर्व पे शिफ्ट आ रहा था। तो अभी क्या होगा कि लॉन्ग रन सप्लाई कर्व ऑफ द फर्म बिफोर एंड आफ्टर इम्पोजिशन ऑफ द यूनिट टैक्स, सो यूनिट टैक्स में शिफ्ट हो रहा है टू द लेफ्ट। मैंने सिंपल बता दिया था कि कॉस्ट टैक्स इंक्रीज होने से फर्म की जो कॉस्ट है, फर्म की कॉस्ट बढ़ गई है। अगर फर्म के लिए सेम महंगा हो गया है तो वो आउटपुट जो है वो उसका कम प्रोड्यूस होगा, सेम प्राइस पे भी कम प्रोड्यूस होगा, क्योंकि अब उसे ज्यादा कीमत देनी पड़ रही है, उसकी कॉस्ट बढ़ गई है, अननेसेसरी उस पर टैक्स लग गया है। ठीक है, so that is the thing, that's what's written here, it's the case implied। they'll just ask you a question कि टैक्स इंक्रीज होने से, पर यूनिट टैक्स इंक्रीज होने से, डिक्रीज होने से सप्लाई कहाँ शिफ्ट होगा। एंड मेजरली इसका जो क्वेश्चन आएगा वो इस चैप्टर से नहीं आएगा, अभी 5th चैप्टर पे जब हम आएंगे, जब डिमांड और सप्लाई का इक्विलिब्रियम करेंगे, वहां पे आएगा इसका क्वेश्चन, आएगा ही आएगा, वो तो आना ही है। ठीक है, केस बेस्ड एंड ऐसे क्वेश्चन। मार्केट सप्लाई कर्व देख लेते हैं। मार्केट सप्लाई होता है इंडिविजुअल फर्म्स के सप्लाई कर्व ऐड करके, जो कि डिमांड में था, क्योंकि डिमांड से मार्केट डिमांड की इक्वेशन सॉल्व करने के क्वेश्चन आए हुए हैं पास्ट ईयर में। सो सप्लाई से भी मार्केट सप्लाई के क्वेश्चन आएंगे। आज इस क्लास में इतने टॉपिक्स है ना जो आने वाले हैं तुम्हारे एग्जाम में, मैं क्लियरली तुम्हें बता रही हूँ कि क्या क्या आएगा, बिकॉज ये कम्प्लीटली डिमांड का ऑपोजिट है, और जो जो डिमांड से आ चुका है वो सप्लाई से आएगा ही आएगा। एंड ये न्यू इंट्रोडक्शन है तो इससे थोड़े और डिफिकल्ट लेवल ऑफ क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, सो द मार्केट सप्लाई कर्व शोज दैट द आउटपुट लेवल प्लॉटेड ऑन द एक्स एक्सिस दैट फर्म्स इन द मार्केट प्रोड्यूस इन एग्रीगेट कॉरेस्पॉन्डिंग टू डिफरेंट वैल्यूज ऑफ द मार्केट प्राइस। तो इसको अंडरलाइन कर लो, ये डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो अभी मार्केट प्राइस कैसे डिराइव होता है, सिंपल लैंग्वेज में मार्केट डिराइव होता है कि सारे फर्म्स की आप सप्लाई ऐड कर दो। तो लेट अस नाउ कंस्ट्रक्ट द मार्केट सप्लाई कर्व ज्योमेट्रिकली। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये यू गाइस जस्ट रीड, आई विल जस्ट शो यू व्हाट इज हैपनिंग। दिस इज ऑल यू कैन रीड, दिस इज ऑल लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन ऑफ द डायग्राम। तो आपका यहाँ पे सप्लाई कर्व ये है, और यहाँ पे सप्लाई कर्व ये है इस प्राइस के ऊपर, क्योंकि एवरेज कॉस्ट ज्यादा होगी। तो आपका मार्केट सप्लाई कर्व कुछ इस तरह का दिख रहा है व्हेन यू एडेड। सो पैनल में देख लो क्या लिखा है कि ए शो कर रहा है सप्लाई कर्व फर्म 1 का, बी शो कर रहा है सप्लाई कर्व फर्म 2 का, सी शो कर रहा है मार्केट सप्लाई कर्व जो कि ऑब्टेन हो रहा है हॉरिजॉन्टल समेशन लेके। तो आपको ये पता होना चाहिए यहाँ पे कि हॉरिजॉन्टल, ये हमने वहां भी देखा था, हॉरिजॉन्टल समेशन होती है, ये इंपॉर्टेंट है। ये एक टर्म जो है वो टर्म इंपॉर्टेंट है, क्योंकि तुमने पूरे 6-6 नंबर के क्वेश्चन के आंसर नहीं करने, तो इतना कुछ डिटेल की रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, सो इट शुड बी नोटेड दैट द मार्केट सप्लाई कर्व हैज बीन डिराइव्ड फॉर अ फिक्स नंबर ऑफ फर्म। अभी हमने 2 नंबर ऑफ फर्म अज्यूम कर ली, फिक्स नंबर ऑफ फर्म है। स्पेसिफिकली अगर नंबर ऑफ फर्म्स इन द मार्केट इंक्रीज या डिक्रीज तो मार्केट सप्लाई कर्व शिफ्ट्स टू राइट और लेफ्ट। अगर फर्म बढ़ जाएंगी तो मार्केट का सप्लाई कर्व आगे हो जाएगा, अगर फर्म कम हो जाएंगी तो लेफ्ट को हो जाएगा। ठीक है, ये एक लाइन इंपॉर्टेंट है, इसको हाईलाइट कर लो, इससे एज इट इज क्वेश्चन आएगा कि फर्म का नंबर चेंज होता है तो मार्केट सप्लाई कर्व शिफ्ट होता है तो लेफ्ट को या राइट को। अब ये भी इक्वेशन इंपॉर्टेंट है जो तुम्हें तुम्हारी स्क्रीन पे दिख रही है कि सप्लाई कर्व की इक्वेशन क्या होती है। यहाँ पे सप्लाई कर्व की इक्वेशन ये है कि जीरो सप्लाई हो रही है अगर प्राइस लेस देन 10 है, प्राइस ग्रेटर देन इक्वल टू 10 है, तो आपका सप्लाई हो रही है P माइनस 10 के इक्वल। ठीक है, ये फर्म 1 है, और फर्म 2 का ये इक्वेशन है। तो मार्केट का क्या हो गया, मार्केट का हो गया दोनों को जब ऐड कर दोगे, दोनों को ऐड करने पे क्या होगा, दोनों को ऐड कैसे करोगे, दोनों को यहाँ पे ऐड ऐसे करोगे कि बेसिकली P अगर आपका ऊपर लेस देन 10 है यहाँ पे, ठीक है, दोबारा से हमें रेजिंग इट एंड मेकिंग यू अंडरस्टैंड। फर्म 1 क्या है, फर्म 1 10 रुपए से नीचे सप्लाई ही नहीं करती, लेकिन ये करती है। तो पहले हम देखेंगे कि P लेस देन 10 अगर है तो दोनों ही फर्म सप्लाई नहीं कर रही। P अगर लेस देन 15 है, ठीक है, पर ग्रेटर देन 10 है,
तो भी तुम्हारा कौन सी फर्म सप्लाई कर रही है, अब यहाँ पे देखो, पी अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 10 है पर लेस देन 15 है, तो सिर्फ फर्म वन सप्लाई कर रही है। सो फर्म वन का सप्लाई फंक्शन है यहाँ पे। ठीक है, बेसिकली क्या हो रहा है यहाँ पे, बेसिकली यहाँ पे ये हो रहा है कि यार मतलब 0 से 10 रुपए अगर प्राइस है तो कोई भी फर्म, फर्म 1 हो 2 हो, कुछ भी सप्लाई नहीं कर रही। 10 से 15 का प्राइस है तो सिर्फ फर्म 1 सप्लाई कर रही है। 15 से ऊपर है तो दोनों फर्म सप्लाई कर रही है, बोथ फर्म 1 एंड 2, तो तब ऐड होगा दोनों का। लेकिन 15 से नीचे सिर्फ फर्म 1 सप्लाई कर रही है। तो अगर 10 से नीचे है तो कोई सप्लाई नहीं कर रहा, मार्केट सप्लाई 0 है। 10 से ज्यादा है पर 15 से कम है तो सिर्फ फर्म 1 सप्लाई कर रही है। पर अगर 15 से ज्यादा या इक्वल है तो फर्म 1 भी सप्लाई कर रही है, फर्म 2 भी सप्लाई कर रही है, ऐड कर दो तो दोनों का मार्केट सप्लाई फंक्शन ये हो गया। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी, I say very to the times infinity important. You are getting a question on this for sure. A must having question on this. So read very carefully. मैं थोड़ा फास्ट फास्ट मोड में रीड करके कॉन्सेप्ट समझाने में बिलीव कर रही हूँ, क्योंकि तो मैं एनसीईआरटी कनेक्ट नहीं हो पा रही है। एंड लाइव क्लासेस में मैं इसे और डिटेल में समझाऊंगी, सो डोंट वरी कि तुम लोग को नहीं समझ आएगा। इट्स जस्ट फॉर मी राइट नाउ इज इम्पोर्टेंट, व्हाट इज इम्पोर्टेंट दैट यू शुड अंडरस्टैंड व्हाट एनसीईआरटी इज सेइंग। आई एम टेलिंग यू द कोर कॉन्सेप्ट। ओके, नाउ लेट्स कम टू प्राइस इलास्टिसिटी, सेम एज इन डिमांड, कि कितने प्राइस, बेसिकली तुम्हें रिलेशन पता लग गया कि प्राइस इंक्रीज होने पे डिमांड तो डिक्रीज होती है, लॉ ऑफ डिमांड। पर लॉ ऑफ सप्लाई कहता है कि प्राइस इंक्रीज होने पे प्रोड्यूसर सप्लाई ज्यादा करेगा, क्योंकि प्रोड्यूसर के पास इंसेंटिव है, ज्यादा प्रोड्यूस करो ज्यादा कमाओ। ठीक है, तो प्राइस और सप्लाई का रिलेशन पॉजिटिव है। अब कितने प्राइस इंक्रीज होने पे कितनी सप्लाई इंक्रीज हुई है, ये डिपेंड करता है इलास्टिसिटी पे, एज यूजुअल रिस्पॉन्सिवनेस पे। तो सेम होता है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, सेम एज वी डिड इन डिमांड। बट क्योंकि डिमांड चैप्टर में हमने इस पे बहुत ज्यादा डेडिकेटेड टाइम फोकस किया था, इसलिए सप्लाई में मैं नहीं करूंगी। इट्स कंप्लीटली ऑपोजिट। यू कैन रीड, ना समझ आए, जो चीज नहीं समझ आ रही है यहाँ पे एग्जाम्पल में, ये एग्जाम्पल एज इट इज आएगा। यहाँ पे क्रिकेट बॉल का एग्जाम्पल दिया है, ओल्ड प्राइस दिया है, न्यू प्राइस दिया है, ओल्ड क्वांटिटी दी है, न्यू क्वांटिटी दी है। इस साल सप्लाई में कुछ भी डिफिकल्ट नहीं आएगा। मैं तुम्हें बेट कर रही हूँ, मैं तुम्हें कल लाइव क्लास कराऊंगी जब इसकी, तो उसमें भी मैं बता दूंगी कि सप्लाई में जो जो आने वाला है इस बार वो सब यहीं से आएगा, एनसीईआरटी से आएगा। क्योंकि इस पर्टिकुलर पोर्शन से हार्डली 4 या 5 क्वेश्चन आएंगे, और वो 4 या 5 क्वेश्चन भी मैं ज्यादा ही बता रही हूँ। वो जो 4 और 5 क्वेश्चन आएंगे इस चैप्टर से, वो सारे मैंने तुम्हें ऊपर बता दिए हैं कहाँ कहाँ से होंगे, लाइन बाय लाइन मैंने हाईलाइट करके भी बता दिया है कि वो क्वेश्चन इस बार कहाँ से होने वाले हैं। एक क्वेश्चन मार्केट सप्लाई पे आएगा ही आएगा, उसके अलावा डेफिनेशंस पे आएगा जो यहाँ पे दिख रही हैं। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे पी लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू मिनिमम एबीसी कब होता है उस पे आएगा क्वेश्चन, की सप्लाई कर्व क्या होता है। तो वो सारे, एक टैक्स पे क्वेश्चन आएगा। तो 4 5 कौन से क्वेश्चन आएंगे वो मैंने तुम्हें क्लियरली बोल ही दिया है, राइट। सो अभी यहाँ पे क्या होगा, ये क्वेश्चन एज इट इज आएगा, कोई नंबर भी चेंज नहीं होंगे, वैल्यू भी चेंज नहीं होगी, कैलकुलेशन सीधे उठ के एनसीईआरटी से आएगी, क्योंकि एनटीए बोलेगा कि मैंने ज्यादा मेहनत कही नहीं थी, तुम्हें सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ने को गई थी। क्लियरली इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, इसे सॉल्व कर लेना। ठीक है, अब आ जाते हैं, ये सेम एक ही मेथड दिया है, एक ज्योमेट्रिक मेथड और दिया है, वहां पे भी ज्योमेट्रिक मेथड दिया था, पर यहाँ पे ज्योमेट्रिक मेथड थोड़े से अलग सेंस में दिया है। तो ये वाला जो ज्योमेट्रिक मेथड है तुम लोगों का, ये क्या कह रहा है कि अगर हम फिगर देखें तो पैनल ए शो कर रहा है एक स्ट्रेट लाइन, ठीक है, सप्लाई कर्व की। सो सप्लाई इज अ पॉइंट ऑन, या एस इज अ पॉइंट ऑन सप्लाई कर्व, इट कट्स प्राइस एक्सिस एक पॉजिटिव उस पे। ओके गाइस, दिस इज अ लिटिल टेक्निकल, सो वील डू वन थिंग, वो तुम्हें 2 3 ग्राफ्स एंड 2 3 चीजें समझा रहा है ज्योमेट्रिक मेथड में। मैंने लास्ट क्लास लेनी है बॉक्सेस ऑफ एनसीईआरटी की, तो आई विल टेक दिस बॉक्स देयर ज्योमेट्रिक मेथड का। लाइव क्लास में मैं तुम्हें थोड़ा इजी वे आउट करके समझाऊंगी, पर एनसीईआरटी से ये ज्योमेट्रिक मेथड हम बाद में समझेंगे, क्योंकि इट्स वन अ लॉन्ग कॉम्प्लेक्स थिंग। बट ऑल आई वुड वांट टू से इन कंक्लूजन फॉर एनसीईआरटी थिंग इज कि सिंपल है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। हम परफेक्ट कंपटीशन पढ़ रहे थे, हमने पढ़ा परफेक्ट कंपटीशन में कि प्राइस जो है वो फिक्स रहता है, कांस्टेंट रहता है। इसी वजह से जो प्राइस लाइन है वो हमने देखी, P इज इक्वल टू AR इज इक्वल टू MR होती है। MC कहाँ कट करता है, AC कॉस्ट कर्व हमने देखे कि AC ये है, अगर ABC यहाँ से शुरू होता है इसके पास आता है, क्योंकि फिक्स कॉस्ट कॉन्स्टेंटली जो है वो रिड्यूस हो रही है। एंड आपका प्राइस जो MC है वो इनको कट करता है मिनिमम पॉइंट पे। ठीक है, तो वो पॉइंट जो हमारा होता है वो मिनिमम एबीसी और मिनिमम एसी का होता है। एंड जहां पे भी प्राइस होता है, प्राइस इज इक्वल टू एमसी, आपको क्वांटिटी बताता है कि प्रोड्यूसर की प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन क्वांटिटी कौन सी है। एंड क्योंकि प्रोड्यूसर उस प्राइस जो उसका प्राइस इज मिनिमम या इक्वल टू है मिनिमम एबीसी के,
उससे नीचे तो प्रोड्यूस ही नहीं करता, जीरो होता है। उससे ऊपर कहाँ पे प्रोड्यूस करता है? एमसी पे। एमसी पे प्रोड्यूस करता है इक्विलिब्रियम पे, तो इसलिए उसके ऊपर का जो एमसी का पोर्शन होता है उसी को सप्लाई कर्व कहते हैं। सप्लाई कर्व चेंज होता है टेक्नोलॉजी और इनपुट कॉस्ट की वजह से, पर टैक्स की वजह से भी चेंज होता है। टैक्स इन अ वे इक्वल होता है उसकी कॉस्ट बढ़ाने को लेके, तो जैसे ही टैक्स लगता है फर्म की कॉस्ट बढ़ती है और उसकी सप्लाई कर्व लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाती है। फिर हमने ये सब देख लिया, यूनिट टैक्स देख लिया, हमने मार्केट सप्लाई देखी कि मार्केट सप्लाई कैसे कैलकुलेट होती है, मैथमेटिकली इक्वेशन वाइज देखी। इसके बाद हमने इलास्टिसिटी समझी, परसेंटेज चेंज वाई इन क्वांटिटी सप्लाइड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, and the same method and the same things. Okay, so I would just want you to guys read this. Okay, you were depending on me just to understand the basic, I feel, and I have explained you the basics. फिर भी इसमें कुछ नहीं समझ आया, you can always put that thing, जो पार्ट नहीं समझ आ रहा उसकी फोटो खींच के, मतलब तुम लोग डाल ही देते हो टेलीग्राम पे, तो तुम डालना, कुछ नहीं समझ आया मैं समझा दूंगी। बट विद दैट वी हैव कंप्लीटेड यूनिट 4 फ्रॉम एनसीईआरटी, इट्स जस्ट यूनिट 5 लेफ्ट। इसमें बहुत चीजें मिसिंग है, वो हम लाइव क्लासेस में करेंगे, बट फिर भी सप्लाई चैप्टर से या सप्लाई यूनिट से जो भी आएगा वो यहां से आएगा, वो कहीं से नहीं आएगा। इतनी चीजें भर भर के है ना इसमें, जहां से क्वेश्चन आना है इस बार, तो इसी से क्वेश्चन आएंगे, इससे बाहर कहीं से नहीं आएंगे। मैं क्वेश्चन बना के तुम लोगों को करवा दूंगी, ठीक है? सो थैंक यू सो मच, एंड आई विल सी यू विद अनदर पार्ट वेरी वेरी सून, नॉट कमिटिंग व्हेन, बट बहुत जल्दी, ठीक है? So keep practicing, stay tuned, keep commenting, and make sure to give your feedback, because that is very critical right now for me, because there's a lot more pressure on me and I feel I'm not able to live up to a lot of my own expectations. So for that, a lot of, I think, motivation is required, for which I'll keep looking at the feedback section. But yeah, thank you so much everyone. Bye.